हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मॉडल पेपर की श्रृंखला में अपने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अगला मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर आए हैं। उम्मीद है आपने अब तक के जितने वीडियो अपलोड किए हैं वो सब देख लिए होंगे और आपको ये भी बताया था कि खाली गणित की किताब पढ़ने से ही कोई 90 प्लस या 100 का स्कोर नहीं करता है, उसके लिए उसे मॉडल पेपर का अभ्यास भी आवश्यक है। तो बिना देरी किए आज हम मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और आज मॉडल पेपर है मॉडल पेपर नंबर 6। देखिए, प्रश्न आपको डिस्प्ले पर नजर आ ही रहे होंगे और इसमें अपना पहला ही प्रश्न है, उसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। आपके पास में संख्या है वो है 210 और 55। 210 और 55, इनका हमें क्या निकलना है, एचसीएफ निकलना है। देखिए, अभी तक हमने काफी प्रश्न करा दिए एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, तो आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। तो फटाफट इन दोनों संख्याओं के हम आवाज गुणगुण कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं, 105। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का लगाने की कोशिश करते हैं। तो 3 का दिया, 3 दिया 9, 3 पंजा 15, यानी 35 प्राप्त होता है। अब हम 5 का भाग लगाएंगे 7 बार, फिर 7 का भाग लगाएंगे 1 बार। तो इसके टुकड़े हमें तब तक करने हैं जब तक कि लास्ट में 1 प्राप्त नहीं हो जाए। अभी हम दूसरी संख्या ले लेते हैं अपनी 55। 55 में हमने 5 का भाग लगाया 11 बार, फिर 11 का भाग लगाया 1 बार। तो हमारी जो संख्या है उनको बस हम आवाज गुणगुण के रूप में लिख देंगे और इनमें से जो कॉमन अंक आया है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और वही अपना एचसीएफ होगा, 5 गुणा 11। देखिए, दोनों लाइनों में 5 यहाँ कॉमन है और 5 यहाँ है, यानी कि दोनों में 5 है। इसका मतलब हमारा इस प्रश्न का जो एचसीएफ है वो 5 प्राप्त होता है। तो काफी आसान प्रश्न है। अब तक हम हर एक मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड ही कराते हैं, इसलिए आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला प्रश्न है जो आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, उसको आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन, 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य क्या है। 3x² माइनस x माइनस 4, इसके हमें शून्य के ज्ञात करने हैं। तो आपको पता लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है और जोड़ने या घटाने पर -1 प्राप्त होता है। पता हम इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ पर जो संख्या है उसका गुणा लास्ट वाले से कर लेंगे, तो 3 गुणा 4 करेंगे तो 12, यानी कि हमें गुणा करने पर 12 प्राप्त होना चाहिए। और 4 फिर हमें इसको देखना है, यहाँ से हम पता लगाएंगे कि जोड़ना है घटाना क्या करना है। तो जोड़ने या घटाने पर हमें -1 प्राप्त होना चाहिए। तो इनके टुकड़े करना आप आसानी से जानती है। तो फटाफट हम बिना देरी के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें लिखना है 3x², लास्ट वाली संख्या -4, और यहाँ लिखना आपको -4x प्लस का 3x। देखिए, 4 में से 3 गया -x और 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन के बाद में हमें इन दोनों के जोड़े बनाने हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x इन दोनों में वेनिस्ट है। यहाँ आपका 3x बचता है, या चिन्ह माइनस का आएगा, x कॉमन लेने के बाद आपको 4 प्राप्त होगा। अब आपको जो चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह लगाना है और इन दोनों में कोई चीज वेनिस्ट है क्या, नहीं है, तो आपको हमेशा 1 लेना है। अब इसको आप वापस ऐसे लिख देंगे जैसा कि, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है। अभी दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को रख देते हैं, 3x - 4। अब जो बाहर संख्या इसको लिख देते हैं x + 1। चूंकि हमें इसके शून्य प्राप्त करने हैं इसलिए दोनों को हम 0 के बराबर लिख देते हैं। 3x - 4 बराबर 0 और इधर x + 1 बराबर 0। आपको x का मान चाहिए तो 4 अलग अलग कर लेंगे। तो x बराबर आपका 4/3 एक मान, और दूसरा x बराबर -1, ये आपको प्राप्त हो गया है। इसमें आपका राइट आंसर क्या है वो आप देख ही पा रहे होंगे कि जो x का मान, एक मान 4/3 है और एक मान आपका -1 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और पहले वाले का जो राइट आंसर है उसमें एचसीएफ अपना 5 आया था, ऑप्शन नंबर ए था। देखिए, अगला प्रश्न है तीसरा। इसमें आपका लिखा है y बराबर mx + 3 और x बराबर आपका इसमें -2 है और y बराबर आपका 5 है। इसमें प्रतिस्थापित करने पर m का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि ये आपको एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इस रैखिक समीकरण का हमें x और y दोनों के मान भी दिए हुए हैं। तो हमें इस समीकरण में सिर्फ x और y का मान ही रखना होगा। तो देखिए, y का मान आपका 5 है,
m और x का मान आपका -2 प्लस 3 5 2 गुणा m 2m प्लस 3 चार अचर अलग करना होगा तो 2m इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 2m हो जाएगा और 5 दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा तो 2m बराबर माइनस का 2। आपको m का मान चाहिए इसलिए m बराबर -2/2 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 प्राप्त होगा यानी m का जो मान है वो आपका -1 है। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि तीसरा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिसमें -1 लिखा हुआ है। तो काफी सरल प्रश्न था, इसमें सिर्फ आपको x और y के मान रखने, m का मान अपने आप कैलकुलेट होने के बाद आ जाएगा। देखिए 3 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए जो आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा और इसको करने की कोशिश कीजिए। जिस सीक्वेंस में आपको इन प्रश्नों को कराया जा रहा है इसी सीक्वेंस में आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं, इसलिए इनको अच्छे से करें ताकि आपका 15 में से कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। अगला प्रश्न है दो त्रिभुजों में सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है, यानी कि सर्वांगसम का कौन सा नियम इसमें नहीं है ऐसा आपसे पूछा है। क्या पूछा है? सर्वांगसम का नियम। तो अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर्वांगसम के कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए जो भी सर्वांगसम के नियम होंगे उनको हम लिख लेते हैं, जैसे ट्रिपल एस यानी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के यदि समान है तो आपस में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरा नियम होता है एस ए एस जिसमें एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं कोण के बराबर होए तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब हमारा जो तीसरा आता है वो है अपना ए एस ए। इसके अलावा अपना एक नियम होता है डबल ए एस, एक अपना नियम होता है आर एच एस। तो आपके 1 2 3 4 5 टोटल सर्वांगसम के कितने नियम है? 5 नियम है। इनके अलावा जो भी कोई नियम होगा वो सर्वांगसम का नियम नहीं हो सकता है। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव में अच्छे से ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि कौन सा नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें लिखा है डबल एस ए, ये हमारा इनमें से कहीं भी नियम नहीं है, इसका मतलब इसका राइट आंसर ये है। बाकी क्या आप देखोगे एस एस ये लिखा हुआ है, ए एस ए ये लिखा है और ट्रिपल एस का सबसे ऊपर लिखा है। तो 3 जो नियम है वो आपके राइट आंसर है और जो आपसे पूछा है वो ये है कि सर्वांगसम का कौन सा नियम नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए डबल एस ए ये आपका सर्वांगसम का नियम नहीं हो सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको सर्वांगसम के जो नियम है वो आपको ध्यान रखने, आप इसको आसानी से छांट पाओगे। अगला देखिए 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में आपसे कहा है 5 बिंदु दिया है आपको और इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो दिए हैं आपको 5 और -2। इसमें कहा है आपसे x अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष से दूरी। यदि आपने तीसरा या चौथा मॉडल पेपर किया था तो उसमें भी आपको ऐसा ही प्रश्न आया था जो आपको ध्यान होगा। x अक्ष से जब भी दूरी पूछी जाती है तो हमेशा किसका मान बताते हैं? y का मान बताते हैं। किसका मान बताते हैं? y का मान। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए जो y का मान है यानी कि जो दूरी है वो कितनी मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। आपको ऑप्शन में यदि -2 और +2 दोनों नजर आए तो जो राइट आंसर होगा वो +2 होगा, क्योंकि कारण आपको स्पष्ट कर चुके हैं दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए काफी सरल प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं और इनको आपको फटाफट सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि पेपर जो होता है काफी बड़ा होता है और टाइम आपका 3.25 घंटे का होता है और गणित में सॉल्व करने में भी समय लगता है। अगला प्रश्न आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा, इसको आप फटाफट पढ़ लीजिए और देखिए क्या पूछा गया है। देखिए 6ठा प्रश्न, इसमें आपको थीटा है, इसका मान 45 डिग्री दिया है। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो 1 माइनस cos 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा, ये आपको मान दिए हुए। अब आपको इस सारणी में यानी जो मान दिया है इसमें आपको सिर्फ थीटा का मान रखना होगा। तो देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह आपको 45 लिखना है और यहाँ साइन 2 और थीटा जो है इसकी जगह 45 लिखना है।
1 माइनस कॉस 2 गुणा 45 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और साइन 2 गुणा 45 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए अब आपको इसमें सिर्फ मान रखने हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है और कॉस 90 का मान कितना होता है। अगर आपको मान रखना आता है और या फिर आपको सारणी याद है तो आपको ध्यान होगा कि हमने एक सारणी बताई थी और उस सारणी में आपको सबसे इजी तरीके से इनका जो मान है वो निकालना सिखाया था। तो फटाफट आपको इसमें सिर्फ मान रखने हैं और मान रखने के बाद आपका आंसर है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो देखिए cos 90 का मान होता है 0 और साइन 90 है इसका मान होता है 1/1 यानी कि 1 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इसमें जो राइट आंसर होगा वो छठे का बी होगा, जिसमें हमारा 1 मान प्राप्त हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर आपको बी पर मिल जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। ये आपके त्रिकोणमिति से पूछा है और आपको पता है 7वें नंबर पर ही त्रिकोणमिति का प्रश्न आने वाला है और इतने मॉडल पेपर हम कर चुके हैं और इसमें प्रत्येक में जो प्रैक्टिस करते समय हम बताते हैं कि कोई भी प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव का आता है आपकी किताब से नहीं आएगा बल्कि बना कर दिए जाते हैं, इसलिए आपको इन मॉडल पेपर को सॉल्व करने की काफी आवश्यकता है। देखिए 7वां प्रश्न, 50 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी बतानी होगी। देखिए ये एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ का मतलब सीधा सा आप मान लीजिए खंबा है जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है, वहां से प्रकाश डाला जा रहा है। तो 50 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से, तो इस प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है, 50 मीटर हो गई है। ऊंचे प्रकाश शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए इस जगह पर नाव है, इस बिंदु पर नाव है, तो यहां से जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, अवनमन कोण। और अवनमन कोण कितने का है, 60 डिग्री का। आपको हमेशा ध्यान रखना है अवनमन कोण कभी भी नीचे नहीं बनता है, ऊपर बनता है, इसलिए आपको यहां शो करना है। चूंकि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं और ये आपको पता है, हम आपको एक दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा से बनने वाले 6 प्रकार के कोण समझा चुके हैं। तो ये 60 डिग्री का कोण है, यह भी 60 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण नियम से 60 डिग्री का मान होगा। इसके लिए आपको एक वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसमें हमने दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा से बनने वाले 6 प्रकार के कोणों के बारे में समझाया था। तो इन दोनों में जो संबंध है वो एकांतर कोण है, इस कारण से ये कोण आपका 90 डिग्री का 60 डिग्री का होगा। नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी बतानी, तो यहाँ नाव है और ये प्रकाश स्तंभ है, इनके बीच की कितनी दूरी है वो चीज आपको ज्ञात करनी। फटाफट हम इसको 90 डिग्री का रूप दे देते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज के रूप देते हैं। तो थीटा के सामने जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, 90 के सामने जो भुजा है वो आपकी कर्ण हो जाएगी और जो आपकी शेष भुजा बची है वो अपनी आधार हो जाएगी। देखिए आपको जो चीज दी है तो क्या दिया, आपको लंब दिया है और क्या ज्ञात करना, आपको आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार इन दोनों में चलना है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा जिसमें हम कहते हैं लाल बटा हत्था। तो इसमें लंब और आधार दोनों किस में आते हैं, tan में। तो आपको लिखना है यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा आपका 60 डिग्री का है तो आपको लिखना है tan 60 डिग्री बराबर लंब 50 और आधार है ये आपके x मान लीजिए इसको, या फिर आप यदि ABC मानते हो तो इसकी जगह आप BC लिख सकते हो। जैसे भी आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। tan 60 का मान आप सारणी से पता लगा सकते हैं। सारणी हमने एक वीडियो में पहले ही डाल दी है, जो नवी प्रश्नावली का वीडियो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें आपको सारणी काफी अच्छे से सरल तरीके से समझाई, तो आप वहां से देख सकते हैं। 50 बटा BC क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट्टे में 1 लगा देना है, तो BC का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3 BC बराबर 50। BC का जो मान आएगा वो आएगा 50 बटा √3। तो इस प्रकार से काफी आसानी से इस BC का मान हमें प्राप्त हो चुका है, यानी कि प्रकाश स्तंभ से इस नाव की जो दूरी है वो 50 बटा √3। इसके लिए ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी राइट आंसर होगा। अब फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको सेंटीमीटर में। देखिए स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्नावली नंबर 10 है, वो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको देखकर आप काफी अच्छे से इनको समझ सकते हो। फिलहाल हम इस प्रश्न को कर लेते हैं। 7 प्रश्न अपने हो गए हैं और अब ये प्रश्न अपना 8वां प्रश्न होगा।
8वां प्रश्न है, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये आपने एक वृत्त मान लिया, इसका केंद्र मान लिया है, और यहां से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि इस बिंदु से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर इस जगह हमने एक बिंदु ले लिया है, इसका नाम Q रखा है। मान लीजिए ये बिंदु लिया हमने, केंद्र को हमेशा और डालना है, इस बिंदु को हमने Q लिख दिया है। Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ, यानी यहां से जो हमने स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींची है, उस बिंदु का नाम हमने P रख दिया है, तो ये स्पर्श रेखा है, इसका नाम बना अपना PQ। आपसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ स्पर्श बिंदु से जो आपका केंद्र मिलता है ये आपकी त्रिज्या कहलाती है, और इस त्रिज्या की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए स्पर्श रेखा की जो लंबाई आपको 12 दी है, और ये जो आपकी लंबाई है केंद्र से बाह्य बिंदु तक की, ये आपको 13 सेंटीमीटर दी है। आपसे इस OP यानी कि इस त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए यहां एक एंगल बनेगा जो 90 डिग्री का होगा, इसके संबंध में हम बता चुके हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं। तो यहाँ आपका 90 डिग्री बन चुका है। 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है ये आपकी कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। चूंकि इसमें कोई थीटा नहीं है, इसलिए आप किसी को भी आधार और किसी को लंब मान सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको आधार मान लिया है, इसको आप लंब मान सकते हैं। और जब भी किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी है और आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है, तो हमेशा उस जगह पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज OPQ में, इस त्रिभुज में चलते हैं और पाइथागोरस प्रमेय को लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छे से याद हो गई होगी क्योंकि अभी तक काफी सवाल हमने कर लिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का जो नाम है वो आपका OQ स्क्वायर है, OQ है, और आधार है उसका हम PQ दे देते हैं नाम, और जो लंब है इसका नाम OP। अब इनके मान रख देते हैं। OQ का मान 13 और PQ जो है इसका मान 12, और OP का मान आपको फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस OP स्क्वायर। अब आपको इसमें चर अचर अलग अलग करने, या तो आप चर इधर ले आइए या चर उधर ही रखने दीजिए, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो एक मैं इसको लिया था इधर 169 माइनस 144 बराबर OP स्क्वायर। तो 169 में से 144 गया तो ये आपका बचेगा 25। तो 25 का बस आपको वर्गमूल याद करना है, और 25 का वर्गमूल होता है 5। इतना आप जानते हो कि 25 जो है इसका वर्गमूल 5 होता है, क्योंकि 5 गुणा 5 बराबर 25। तो सिंपल वे में हमने OP यानी त्रिज्या का जो मान है, इस त्रिज्या का मान हमने प्राप्त कर लिया है। और ये किस ऑप्शन में है ये आप देख सकते हो। देखिए त्रिज्या अपनी 5 सेंटीमीटर है, इसके लिए ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, 8 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 9वां प्रश्न है वो देखते हैं। नवा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वें प्रश्न में आपको दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है यानी बनाती है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। देखिए चित्र बन गया, ये इसका हो गया केंद्र। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। देखिए ये केंद्र है, इसको परिधि तक मिला दिया, त्रिज्या हो गई। ये केंद्र है, इसको परिधि तक मिला दिया, ये भी त्रिज्या हो गई। ये 10 और ये 10। अब हम इनको इस प्रकार से मिला देते हैं, और ये क्या कहलाए आपकी जीवा। और यहां जो कोण दिया है वो आपका 90 डिग्री का है, ऐसा आपकी किताब में कहा गया है। तो इस बिंदु को केंद्र को हमेशा O मानते हैं, इसको हम A ले लेते हैं और यहां B ले लेते हैं। 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा है जिसको हम जीवा बोल रहे हैं, ये अपना क्या हो गया? कर्ण हो चुका है। क्या हो गया? ये कर्ण। अब किसी एक को हम आधार मान लेते हैं और किसी एक को हम लंब मान लेते हैं। तो देखिए पुनः वही स्थिति हमें प्राप्त हो चुकी है जिसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय को वापस लगाना है, क्योंकि यदि हमारे पास दो भुजा दी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है और हम समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो आपको देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय के लिए त्रिभुज सेलेक्ट करना है, तो लिखना आपको समकोण त्रिभुज OAB में
पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो लिखना आपको पाइथागोरस प्रमेय से। फिर उसके बाद में आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो लिख देना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का नाम आपका ए बी है और आधार का जो नाम है वो ओ बी मान लीजिए और लंब का मान ओ ए, इनका स्क्वायर कर लीजिए। तो ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी का मान आपका 10 और ओ ए का मान भी आपका 10 है। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 और इस 10 का स्क्वायर 100 यानी 200 हमें प्राप्त हो चुका है। तो ए बी स्क्वायर का मान आपको 200 प्राप्त हो गया है। आपको सिर्फ ए बी का मान चाहिए, इस स्क्वायर को हटाने के लिए आपको वर्गमूल करना है। तो 200 का वर्गमूल क्या होगा ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है हमें गुणनखंड विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से। तो 2 का भाग दिया 100, फिर से 2 के दिया 50, फिर से हमने इसमें 2 का दिया 25, फिर 5 का दिया हमने 5, फिर 5 का भाग देने पर 5। अब इनमें से जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकालिए। इन दोनों में से 1 2 बाहर निकाल लिया है, इन दोनों में से 1 5 बाहर निकाल लिया है। अब जो नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको आपको वर्गमूल के अंदर लिख देना बस। तो आपको इसमें लिखना है 5 गुणा 2 यानी 10 √2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 10 √2। आपके यदि प्रश्न में मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यानी जो भी इकाई दी है वो आपको लिख देनी है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 10 √2 लिखा हुआ है। तो 9 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 10वां प्रश्न है जिसको आप पढ़िए। प्रश्न आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का। 10वें प्रश्न में कहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। यानी जो त्रिज्या है वो आपको कैपिटल R माननी है और जो थीटा है वो आपको p डिग्री माननी है। और इसमें कहा है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली में से पूछा प्रश्न है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब आपको ये देख लेना है कि इसमें थीटा की जगह क्या लिखना है और r की जगह क्या लिखना है। तो देखिए पाई स्मॉल r की जगह आपको कैपिटल R करना है और जो थीटा है इसकी जगह p करना है, बटे में 360 लगाना है। इस प्रकार का ऑप्शन आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है ये चीज आपको देख लेनी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें हमें पूरा तो नहीं मिल रहा लेकिन थोड़ा बहुत मिलता नजर आ रहा है। पाई r स्क्वायर लिखा है और बट्टे में 360 और पी भी हमें मिल रहा है। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है इसके तहत मिलाने के लिए हम 2 का गुणा ऊपर कर रहे हैं और 2 का गुणा में नीचे करना है सिर्फ मिलाने के लिए, बाकी फॉर्मूला तो यही होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई r स्क्वायर p बटा 720। इसमें पाई पी आर यदि इनको आगे पीछे लिखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि आपकी किताब में दिया है। ठीक है, तो क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें p बटा 720 गुणा 2 पाई r स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए p बटा 720 ये 2 पाई r स्क्वायर लिखा है, क्योंकि ऊपर की सारी संख्या गुणा में है इसलिए इसके क्रम को नहीं देखा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अब फटाफट हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है 11वां और आपको प्रश्न नजर आ रहा होगा, इसको फटाफट पढ़ लीजिए और रफ कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अगर होता है तो। देखिए 11वां प्रश्न, 2 बेलनों का आयतन बराबर है। ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या कहा है कि 2 बेलन है और दोनों ही बेलन का आयतन बराबर है और उनकी ऊंचाइयां है, उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो 1:3 है और आपको त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना होगा। 2 बेलन है, देखिए मान लिया एक बेलन है ये और दूसरा बेलन है ये। पहले बेलन का जो आयतन है यानी इस बेलन का जो आयतन है वो इस दूसरे बेलन के आयतन के क्या है? बराबर है।
तो बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको ध्यान देने की बात यह है कि दोनों ही बेलन अलग अलग है, दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई को समान नहीं मान सकते, इसलिए पहले वाले के लिए 1 कर देते हैं और दूसरे वाले के लिए 2 कर देते हैं। और इनका जो आयतन है वो बराबर है, बराबर इसलिए क्योंकि आपके प्रश्न में कहा है कि दोनों जो बेलन है इनका आयतन समान है। अभी आपसे कहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, यानी कि इसको वापस लिखना है आपको पाई r1 स्क्वायर h1। इस h1 की जगह आपको 1 लिखना है और ये जो h2 है इसकी जगह 3 लिखना है आपको, पाई r2 स्क्वायर h2 की जगह आपको 3 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जो इनकी ऊंचाई है, ऊंचाई इनका अनुपात दिया है 1:3, यानी पहले बेलन की ऊंचाई 1 है और दूसरे बेलन की ऊंचाई 3 है। आपको इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हम इनको अनुपात होता है तो आपको हमेशा इसको बट्टे में लिखना है। तो हमें लिखना है यहाँ पाई r1 स्क्वायर 1 बटा पाई r2 स्क्वायर यहाँ 3। या फिर आप जो इसके अंक हैं उनके अंकों को छोड़ दीजिए, खाली चर राशियां उनको साथ में ले लीजिए। चलो हम चर राशियों को साथ में ले लेते हैं। इधर इसको नीचे पहुंचा दिया तो ऊपर कौन बचा है 3 और ये क्या है 1। पाई से पाई खत्म, तो आपका मान आया है r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर 3/1। ध्यान दीजिए आपके प्रश्न में जो पूछा है वो पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात, और त्रिज्या के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं लगाते हैं, इसलिए इसका वर्गमूल करना है। तो इसका जैसे वर्गमूल करेंगे इस वाले का r1 स्क्वायर का तो r1 बचेगा, r2 स्क्वायर का करेंगे तो r2 बचेगा, और 3 का वर्गमूल करेंगे तो √3 आएगा, और 1 के वर्गमूल कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो r1 बटा r2 यानी आपकी जो त्रिज्या है इसका अनुपात √3/1 या √3/1 आपको प्राप्त होगा। और ये राइट ऑप्शन इसका क्या है वो आपको पता चल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो काफी सरल प्रश्न दिए हैं इस मॉडल पेपर में। ध्यान रखना क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात या उनकी तुलना से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है, इसलिए हमने अब तक जितने भी मॉडल कराए हैं इनके सारे क्षेत्रफल और आयतन वाले प्रश्नों को आप एक साथ लिख सकते हैं, ताकि यदि परीक्षा में इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो उसको आप आसानी से कर पाओ। हाँ जी, अगला प्रश्न है 20 टिकटों पर जिन पर क्रमशः 1 2 3 ... 20 का मतलब 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखी है, में से यादृच्छिक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 1 से लेकर 20 तक इस प्रकार से गिनती लिखी हुई है। इसमें कहा है इसने 20 के गुणज, 20 का गुणज या 20 के भाजक का मतलब है इनमें 20 का, इसमें 5 का भाग, 5 के गुणज, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का भाग किस किस में जाता है? 5 में, 10 में, 15 में और 20 में। तो कौन कौन सी संख्या हो गई? 5, 10, 15, 20। आपको सिर्फ इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता। तो प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या होता है सूत्र प्रायिकता का? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 5 का भाग जाता है? तो ये 4 संख्या है, और कुल आपकी संख्या कितनी है? 20 है, तो 4/20 कट गया, ये 4 एकम 4, 4 पंजा 20, यानी कि आपको जो प्रायिकता प्राप्त होगी वो 1/5 होगी। वो प्रायिकता हर एक बच्चे को काफी सरल लगती है क्योंकि काफी सरल प्रश्न होते हैं इसके। तो 12वां प्रश्न है ये, और इस 12वें प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/5 होगा। अगला प्रश्न है 13वां, उसको आप देखिए और प्रश्न देखते ही आपको पता चल गया होगा, काफी सरल प्रश्न है और एलसीएम एचसीएफ यानी पहली प्रश्नावली में से ही पूछा है, और अभी तक हमारे मॉडल पेपर में हर एक में ऐसा प्रश्न आया है, तो हम इसको काफी बार कर चुके हैं। देखिए इसमें आपका एचसीएफ है वो दो संख्याओं का यानी 156 और 78, इसका जो है 78 है, और एलसीएम 156 और 78 इसका आपको मान ज्ञात करना है।
यानी कि आपको पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ दिया है, आपको सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र आपको पता होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या अपनी 156 है, दूसरी संख्या आपकी 78 है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है और एचसीएफ जो है उसका मान 78। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम को एक साइड रखते हैं और बाकी संख्या एक तरफ भेज देते हैं। तो 156 गुना 78 बटा 78। 78 से 78 खत्म और जो अपना एलसीएम है वो कितना प्राप्त होता है इसमें, एलसीएम बराबर 156। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपका 156 लिखा हुआ है। तो काफी सरल प्रश्न है, इसमें बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं थी और इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। 12 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी 13 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अगला प्रश्न है वो देखते हैं। आपको जिस भी प्रश्न में दिक्कत आती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस प्रश्न में आपको दिक्कत आई है समझने में, या फिर यदि आपके मन में कोई अलग ही प्रश्न है जो आपने कभी पढ़ा हो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके अगले वीडियो में उस प्रश्न को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। देखिए इसमें कहा है 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहा है यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k का एक शून्य के दूसरे का व्युत्क्रम है, k का मान आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपको एक समीकरण दिया है जो द्विघात समीकरण है और इसमें बताया है कि इसमें जो शून्यक है वो एक दूसरे का उल्टा है। समीकरण देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये समीकरण कैसा है, एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में जो आंसर होते हैं यानी शून्यक होते हैं वो हमें 2 प्राप्त होते हैं। तो इसने पहले वाले का उल्टा दूसरा वाला बताया है, आपको बस ये करना है, यहां पे लिखना है माना पहला शून्यक बराबर अल्फा। ये आप मान लीजिए, क्योंकि x तो इसमें पहले से ही है, आप y मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अल्फा मान लेते हैं क्योंकि हमारे इस प्रश्नावली में अल्फा और बीटा का भी प्रयोग किया गया है। तो पहला शून्यक इसका अल्फा है और जो अपना दूसरा शून्यक है उसको हम क्या मानेंगे बताइए। इसका जो दूसरा शून्यक होगा उसको हम मानेंगे 1 बटा अल्फा। इसको क्यों माना है, क्योंकि इसने कहा है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा और उल्टे का मतलब होता है अंश बटा हर को आपस में बदल देना है। ये अल्फा है, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, तो अंश बटा हर। अगली कंडीशन में व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है, तो एक जो नीचे वाला था ऊपर आ जाएगा और बट्टे में अल्फा आ जाएगा। तो इसका जो व्युत्क्रम है वो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी अंश और हर को आपस में चेंज कर दिया जाता है। आपको इसमें k का मान प्राप्त करना है। देखिए ये प्रश्न मुझे पता है आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन काफी सरल है, घबराने की जरूरत नहीं है। दो हमने इसमें शून्यक है, दोनों को मान लिया है। अभी आपको अगला काम करना है शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल करना आप जानते हो। तो शून्यकों का गुणनफल करना है, क्या करना, शून्यकों का गुणनफल। एक शून्यक अपना अल्फा है और दूसरा शून्यक आपका 1 बटा अल्फा है, तो 1 बटा अल्फा इसका गुणा कर दिया है। अब आपको फॉर्मूला भी ध्यान होगा, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। यदि आपको ये सूत्र नहीं पता है तो हमने पहली प्रश्नावली, दूसरी, तीसरी, चौथी इन प्रश्नावलियों के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपको पहली प्रश्नावली में ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा। उसमें हमने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अचर पद, अचर पद क्या आपका k, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 3। देखिए अल्फा से अल्फा खत्म, तो राइट यानी लेफ्ट साइड में सिर्फ आपका क्या बचा है, 1 बचा है। लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 बचा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देते। अंश बटा हर बीच में बराबर है, इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, वज्र गुणा होगा। तो k का गुणा 1 से करेंगे तो k हो जाएगा और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और आपका k का मान अपने आप निकलेगा इसमें और वो होगा 3। इसको आप राइट आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, इसमें k का मान आपको 3 दिया है। तो अब तक कुल 14 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो प्रश्न है वो 15वां प्रश्न है, जो आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है। इसको आप
सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी हमारे हर एक मॉडल पेपर में आए हैं। तो अभी तक जितने मॉडल पेपर आप साथ ही साथ इनको सॉल्व कर रहे हो, तो मुझे पता है आप इन प्रश्नों को काफी अच्छे से कर पा रहे होंगे। और यदि आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप अभी लापरवाही कर रहे हो और आप अभी इन मॉडल पेपर को नहीं पढ़ रहे हो। आपको गणित में अच्छे अंक लाने के लिए मॉडल पेपर की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि इसमें 15 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 15 के 15 ही ऑब्जेक्टिव हमेशा बनाकर दिए जाते हैं। तो इनको वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो इनका अभ्यास करेगा। और आपको प्रत्येक मॉडल पेपर का अलग अलग वीडियो बनाकर इस पे चैनल पर डाला जा रहा है। प्रश्न नंबर 15, और इसमें कहा है आपका 6/x प्लस 6y बराबर 7, और इसमें x बराबर -2 है और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिर्फ इसमें x जहां नजर आ रहा है वहां माइनस का 2 लिख देना है। तो यहां लिखना है 6/-2 प्लस 6y बराबर 7। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, चिन्ह बचेगा यहां पर माइनस का 3 प्लस 6y बराबर 7। 3 दूसरी साइड चला जाएगा, तो 6y बराबर 7 प्लस 3। मॉडल पेपर छठा, हाँ, तो 6y बराबर आपका 10 और y बराबर 10/6। 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी 5/3 आपका y का मान प्राप्त होगा। और ये आपको राइट आंसर है, जो इसका वो बी ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जिसमें y का मान 5/3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे के 2-3 प्रश्न हैं जो आपको हर बार वीडियो में इसी सीरियल पर दिखाए जा रहे हैं और इसी सीरियल पर ही सॉल्व करके सिखाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी किसी भी डेस्क वर्क हो, चाहे वो एक्सीलेंट की हो, चाहे वो संजीव की हो, चाहे वो आरवीडी की हो, या इसके अलावा मार्केट में जो भी आपको गाइड उपलब्ध है, उसमें सीक्वेंस वाइज ही आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जो सॉल्व है वो बच्चे को इसके आंसर शीट में प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ राइट ऑप्शन A B C D ऐसा ही लिखा होता है। तो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए, ताकि आप एक बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। अगला 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको एक चित्र बनाया है जो आपके छठी प्रश्नावली में से आप रोज देखते हो, तो आपको पता चल जाता है किस प्रश्नावली का सवाल पूछा है। इसकी मार्किंग की है A B C, यहाँ D और यहाँ E। इसमें शर्त दी हुई है जो DE है वो समांतर है BC के, यानी D भुजा BC के समांतर है। इनके मान है x + 4, इसके मान है x + 2। यहाँ देखिए x लिखा है, यहाँ x - 1 लिखा है। आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। जब भी ये रेखा इसके समांतर होती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जो प्रमेय लगानी है वो है छठी प्रश्नावली की आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। तो काफी सरल है, इसमें आपको बस इतना ही लिखना है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। फिर इसको लिखना है AD/DB बराबर AE/EC। बस मान रख देना है, फिर अपना प्रश्न कैलकुलेट हो जाएगा। x/x-। देखिए अंश बटा हर बीच में बराबर का निशान आ गया है, वज्र गुणा करना है, इतना आप समझ चुके हो। तो x का गुणा इन दोनों से करना है, तो x गुणा x करेंगे x² हो गया, x गुणा 2 करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब इस x का गुणा इन दोनों से करना है, फिर 4 का गुणा इन दोनों से करना है। ये आपको चौथी प्रश्नावली में हमने समझाया है कि किस प्रकार उनको सॉल्व किया जाता है। तो x का गुणा x से करेंगे तो x², अब x का गुणा 1 से करेंगे तो -x, अब 4 का गुणा x से करना है तो 4x, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। इसमें जितनी भी चर राशियां उनको एक तरफ ले आइए और अचर राशियां उनको एक तरफ रखते हैं। तो देखिए x² + 2x, ये x² इधर आने के बाद माइनस का x², ये -x इधर आके प्लस का हो जाएगा, और +4x इधर आने के बाद माइनस का 4x हो जाएगा, और -4 आपके पहले से ही राइट साइड में। x² से x² खत्म, 2x और x, ये हुआ आपका 3x, और ये माइनस का 4x बराबर -4। देखिए 4x में से 3x गया तो ये बचेगा आपका -x बराबर -4। माइनस से माइनस खत्म, यानी कि आपका x का जो मान है वो 4 प्राप्त होता है। तो काफी सरल प्रश्न है जो आपसे हर बार इसी जगह पे पूछा जा रहा है, और अब तक आपने यदि अभ्यास किया होगा तो ये प्रश्न आपको इसी जगह पर
मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 4.0 सेंटीमीटर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी 4.0 लिखा हुआ है। तो अपने 16 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अभी 2 प्रश्न और शेष हैं और ये दोनों प्रश्न भी सीक्वेंस वाइज लिखे हैं और ये आपके नवी प्रश्नावली में से, जिसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग समझाई गई आपको, उसमें से बताया गया है। इन प्रश्नों को करने के लिए सारणी की जरूरत पड़ती है। सारणी आपको रटनी नहीं है। सारणी को काफी सरल तरीके से समझाने के लिए आपको नवी प्रश्नावली का वीडियो बनाया है। उसका पहला वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, उसको आप देख सकते हो ताकि आप सारणी को अच्छे से समझ पाओ। अभी आप अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, जो आपका 17वां प्रश्न है। और 17वें प्रश्न में आपको बताया है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। देखिए प्रश्न नंबर अपना 17 इसमें बताया है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो ये दीवार है और इसके शिखर तक एक सीढ़ी पहुंचाई गई है, जैसे कि इस प्रकार से। हमेशा ध्यान रखना है किसी भी चीज का तल है वो दोनों समान स्थिति में आपको लिखना है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनना है। यहाँ आप ए बी सी इस प्रकार लिखकर आप चित्र कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर एक प्रश्नावली, इस प्रश्नावली के जो भी चित्र होंगे वो सभी 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज का ही चित्र होगा। इसमें कहा 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर। दीवार के शिखर तक पहुंचती। यदि यह सीढ़ी दीवार के 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए इस प्रश्न को आपको सावधानी के साथ करना है और सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि अभी जो कोण बनने वाला है इस पर वो ज्यादातर बच्चे गलत ही बनाएंगे, क्योंकि आप सबको लग रहा होगा कि कोण यहां बनने वाला है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता कुछ और। आप ध्यान दीजिए, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी ये जो सीढ़ी इस दीवार के साथ यहां कोण बना रही है 60 डिग्री का, इस जगह पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, यहां 60 डिग्री का कोण नहीं है। अभी देखिए किसी भी त्रिभुज में जो कोण होते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण आपका 90 डिग्री का है, ये कोण आपका 60 डिग्री का है। ये कितने का है? 90 डिग्री का। ये कितने का है? 60 का। और टोटल कोण कितने का होता है? 180 का। और ये कितने बन चुके हैं आपके? 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री का। तो ये कोण कितने का बचा है? ये बचा आपका 30 डिग्री का। तो ये कोण जमीन के साथ में जो उन्नयन कोण बनाया जा रहा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो इस प्रश्न को करते समय सावधानी रखना। ऐसे यदि कोई और प्रश्न आ जाए उनको करते समय भी सावधानी रखना, वरना गलत हो सकता है। तो देखिए अगर आप इसको बाय द वे मान लीजिए ये प्रश्न रिटेन में लिखा आता है, तो आपको इसमें क्या लिखना है? आपको लिखना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ आपको कारण लिखना है। क्या कारण है इसका? तो आपको इसमें लिखना है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि आपके रिटिन में प्रश्न आता है तो कोण ए का मान 60 है, कोण बी का मान 90 है, कोण सी का मान हमें पता नहीं, लेकिन कोण सी का मान हमें निकालना जरूरी है, तभी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। और कोण 90 और 60 150 180। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 150 यानी कोण सी है, इसका मान आपको कितना प्राप्त हुआ है? 30 डिग्री प्राप्त हुआ है। तो इस कोण सी की जगह आपको 30 डिग्री रखना है। इस जगह यदि आप 60 डिग्री रख के आते हो तो आपका प्रश्न गलत है। इसीलिए कहता हूं प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, तो ही आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आगे इसको सॉल्व करना है हमें, और मैं इस साइड सॉल्व कर देता हूं इसको। देखिए अभी हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि आपने इसमें कहा है कि दीवार की ऊंचाई क्या होगी। इस दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। 90 डिग्री की जो सामने भुजा वो कर्ण है, थीटा के सामने भुजा वो लंब है, और जो बची भुजा है वो आपकी आधार है। तो लंब और कर्ण इन दोनों के अंदर चलना है। तो आप देख सकते हैं कि लंब और कर्ण किस में आते हैं? लाल बटे कक्का में लिख लेना है। तो लंब और कर्ण आते हैं साइन में। किस में आते हैं? साइन में। और थीटा हमारा 60 नहीं है, ध्यान रखना, थीटा हमारा 30 डिग्री का है। आपको लिखना है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
और थीटा लिखना आपको 30 डिग्री। तो यहाँ लिखना है साइन 30 डिग्री बराबर लंब, इसका नाम ए बी बटा कर्ण, कर्ण के नाम ए सी। साइन 30 का मान कितना होता है ये आप सारणी से देख सकते हो, लंब बटा कर्ण इसमें होता है 1/2 और ए बी का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। और इस ए सी का मान 15 मीटर दिया है। अंश बटा हर बीच में बराबर का निशान है, बिना सोचे समझे फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2ab बराबर 15 और ab बराबर आ गया आपका 15/2। चूंकि प्रश्न में ये मीटर में था इसलिए ab का मान यानी दीवार की जो ऊंचाई है वो आपको 15/2 मीटर प्राप्त होती है। अब आपको बस राइट ऑप्शन देख लेना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 15/2 मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी है। और यदि आप इसको गलत कर देते हो 60 डिग्री से तो आपका ये मान नहीं आने वाला है। 17 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं और 18वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस मॉडल पेपर का। देखिए 20 मीटर व 14 मीटर ऊंचे दो खंभों के ऊपरी सिरों से एक तार बंधा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यानी कि एक 14 मीटर का खंभा है, एक खंभा आपका 20 मीटर का। दोनों ही हमेशा समतल में होंगे, ऐसा आपको बार बार बता दिया गया है। ये 14 मीटर है, ये पूरा यहां से लेकर और यहां तक 20 मीटर। इसके ऊपरी सिरे को अगर हम यूं देखें तो ये कितने का हो जाएगा, यहां से लेकर और यहां तक का ये हो जाएगा आपका 14 मीटर। तो ये कितना बचा, यहां से यहां तक ये 20 माइनस 14 यानी कि 6 मीटर का प्राप्त होगा। कितना मीटर, 6 मीटर का बचेगा। आगे प्रश्न में कहा है 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे दो खंभों के ऊपरी सिरों से एक तार बंधा हुआ है। अगर तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई बताइए। देखिए ये सिरा और ये सिरा आपस में बांधे हुए हैं और यहां कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस कंडीशन में आपको पता चल गया होगा यहां 90 डिग्री बनने वाला है। तो आपके सामने समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है, ए बी सी। एक भुजा दी है और दूसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। उस समय आपको हमेशा ये थीटा वाला प्रयोग काम में लेना होगा। तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब और शेष भुजा आपकी आधार। तो जो चीज दी है यानी लंब और कर्ण, इन दोनों के अंदर आपको चलना है। तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना आपको, कर्ण ज्ञात करना। तो इसमें क्या हुआ, थीटा के साथ भुजा लंब और कर्ण, और लंब और कर्ण हम देख पा रहे हैं उसमें साइन थीटा में आता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। आपने जो थीटा इसका मान 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। लंब का मान आपका ए बी है और कर्ण का मान ए सी। साइन 30 का मान अभी निकाला हमने 1/2 और ए बी जो है इसका मान आपका 6/AC का मान ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AC गुणा 1 तो AC और 6 गुणा 2 यानी कि 12 मीटर दिया है। तो इसका मान 12 मीटर आपको प्राप्त होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपका 12 मीटर लिखा हुआ है। देखिए आज के जो प्रश्न थे हमारे 18 प्रश्न वो कंप्लीट हो चुके हैं। रोजाना जो भी हम मॉडल पेपर बना के ला रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव के 17-18 जितने भी प्रश्न होते हैं उनको हम कंप्लीट करके फिनिश करते हैं। आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें आने वाले जो यूनिक प्रश्न है, अलग प्रश्न है, उनकी आप लिस्ट बनाइए ताकि परीक्षा में उस प्रकार के यदि प्रश्न आता है तो आप उसको गलत नहीं करें। इससे पहले 17वां प्रश्न आया है वो भी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें कोण का मान चेंज करना था, यानी तीसरी कोण का मान निकालने के बाद उसे सॉल्व करना था। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।